हेलो स्टूडेंट्स ऑफ जैक बोर्ड ऑफ क्लास 12th। दोस्तों आज ये वीडियो आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ, जिसमें आज मैं जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बताने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण आप सभी के लिए होने वाला दोस्तों, खासकर जो बच्चे अभी एनुअल एग्ज़ाम देने वाले हैं फरवरी माह में, ठीक है। क्योंकि ये मॉडल क्वेश्चन पेपर जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है और इस मॉडल क्वेश्चन पेपर से ही डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन आपके एनुअल एग्ज़ाम में होंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इन्हीं में से किसी क्वेश्चन से मिलता जुलता होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, पूरा देखें, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि किस क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक आइडिया मिल पाएगा और इसी के आधार पे अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाना दोस्तों, ताकि आप आराम से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ, पास कर पाएँ अच्छे मार्क्स के साथ, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोस्तों इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में दो टाइप का क्वेश्चन है, एक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, और एक दिया हुआ है दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, ठीक है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। अभी हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करके देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जनरल इंस्ट्रक्शन हर बार एग्जाम में दिए जाते हैं, जिसमें दिया हुआ है दोस्तों क्या कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। दूसरा है कैंडिडेट्स शुड आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज मच एज पॉसिबल, कैंडिडेट्स को जितना ज़्यादा हो सके संभव अपने शब्दों में आंसर देना है, जितना ज़्यादा संभव हो अपने शब्द में आंसर देना है आपको। टोटल क्वेश्चन नंबर 52, यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों इन सभी क्वेश्चन की संख्या 52 हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना, एंड ईच क्वेश्चन है 4 ऑप्शंस, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक है दोस्तों ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और सभी क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन के पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और उस 4 में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे अप्रोप्रिएट कर सकते हैं दोस्तों, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को आपको चुनना है और उसको टिक लगा देना है, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का है दोस्तों, 1 मार्क का, ठीक है, एक एक नंबर का, यानी कि 30 क्वेश्चन 30 नंबर के हैं, क्लियर। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 31 to 38, वो वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, मतलब बहुत छोटा, यानी 1 वर्ड टू 1 सेंटेंस में आपको आंसर देना होगा, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। और ये जो 31 to 38 है दोस्तों उसमें सभी क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, इसके लिए आपको मात्र 6 कोई भी 6 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें हर एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर दिया जाएगा, क्लियर। इसके बाद अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 to 46, शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है, यानी कि इसका 1 से 2 सेंटेंस में आंसर देना है या ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेंटेंस में आंसर दे देना है। उनके लिए आपको अगर आप देते हैं 3 सेंटेंस 2 सेंटेंस में आंसर, तो इसके लिए हर एक क्वेश्चन पे 3 नंबर आपको दिया जाएगा। और इसमें भी कोई 6 क्वेश्चन बनाना है दोस्तों, 39 to 46 में सभी नहीं बनाना है, कोई भी 6 क्वेश्चन का आंसर दे देना है जो आपको आता है, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 to 52 आर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यानी कि जो 47 से 52 तक का क्वेश्चन है ये लंबे क्वेश्चन है ना, यानी कि लॉन्ग आंसर वाला, जिसके लिए आपको हर एक क्वेश्चन पर 5 नंबर दिया जाएगा, और उसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है, किसी 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसके लिए हर एक क्वेश्चन पर आपको 5 नंबर दिए जाएंगे दोस्तों। ये थे जनरल इंस्ट्रक्शन। अब हम लोग चलते हैं सीधा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या, नोटिस राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, नोटिस राइटिंग जो है सो एक एग्जाम्पल है किसी का, तो वो दोस्तों आपको फॉर्मल का है या नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल या पर्सनल कम्युनिकेशन का, तो आपको पता होगा कि ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है दोस्तों, क्योंकि ये स्कूल कॉलेज में ही लिखे जाते हैं, ऑफिशियल वर्क के लिए यूज किया जाते हैं। तो ऑफिशियल वर्क के लिए जितने भी यूज होते हैं दोस्तों वो सभी चीज़ों को हम लोग, चाहे वो नोटिस हो, रिपोर्ट हो, लेटर हो, है ना, आर्टिकल हो, जो ऑफिस या कॉलेज के लिए जो यूज किए जाते हैं दोस्तों, स्कूल के लिए, उन सभी को हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन के रूप में रखते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ नोटिस, एक नोटिस का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों टू प्रोवाइड
टू प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट और अनाउंसमेंट। यानी कि कोई इवेंट और अनाउंसमेंट अगर कुछ करना है तो उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोग नोटिस का प्रयोग करते हैं, उसका प्राइमरी पर्पस यही होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन अ लेटर टू द एडिटर। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बोल रहा है कि इनमें से कौन सी पॉइंट है जो लेटर टू एडिटर में इंक्लूडेड होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए दोस्तों। तो उसके लिए होना चाहिए क्या, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अ क्लियर एंड कंसाइज ओपिनियन ऑन द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड। यानी कि एकदम साफ सुथरा ओपिनियन आपको उसमें डिस्कस करना है, शेयर करना है, जिस पे आप डिस्कशन करने वाले हैं, साफ सुथरा एकदम स्पष्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है व्हाट डिड एम हैमल से वाज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग टू प्रिजर्व इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। ठीक है। यानी कि अगर किसी भी विषम परिस्थिति में आप हों तो उस विषम परिस्थिति में कौन सी ऐसी चीज़ है अकॉर्डिंग टू एम हैमल जिसको बचाने की पूरी कोशिश करना चाहिए। तो ये है दोस्तों द फ्रेंच लैंग्वेज। इट मीन्स उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज बोला है बट इसका मतलब ये होगा मदर टंग। ठीक है। आपकी अपनी मातृभाषा जो है, जो भी है, उनके लिए था फ्रेंच लैंग्वेज। आपके लिए हो सकता है हिंदी हो, है ना, उर्दू हो, जो भी है, अपना लोकल मदर टंग जिसको हम लोग कहते हैं उसको बचाने की पूरी कोशिश करना चाहिए दोस्तों हर एक परिस्थिति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है क्या, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। जो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है दोस्तों उसका सेंट्रल थीम क्या है, तो उसका सेंट्रल थीम है द हायर्स, है ना, द हायर्स रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी। द हायर्स रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी इज द सेंट्रल थीम ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है। यानी कि द लॉस्ट स्प्रिंग का सेंट्रल थीम जो है सो द हायर्स रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी है। गरीबी और चाइल्ड लेबर के बारे में जो बताया गया उसमें उसकी वास्तविकता को दर्शाया गया, यही उसका सेंट्रल थीम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इन डीप वाटर वाई डिड विलियम डगलस डेवलप अ फियर ऑफ वाटर। यानी कि जो चैप्टर है इन डीप वाटर ना, उसमें विलियम डगलस के अंदर जो फियर ऑफ वाटर है यानी हाइड्रोफोबिया, ये क्यों और कैसे डेवलप हो जाता है, तो वो डेवलप हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, ही नियरली ड्रॉन इन अ लेक। मतलब वो एक लेक में लगभग डूबने वाले थे, उसी टाइम से वो डर जाते हैं और उसी में से पानी से उनके मन में डर बन जाता है। ठीक है, पानी के प्रति जो डर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डज द रैट ट्रैप सिंबलाइज इन द स्टोरी द रैट ट्रैप, है ना। द रैट ट्रैप जो स्टोरी है दोस्तों उसमें द रैट ट्रैप किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, तो इसका सही आंसर है द रैट ट्रैप ऑफ ग्रीड एंड डिसेप्शन। यानी कि जो रैट ट्रैप है वो एक सिंबलाइज करता है द ग्रीड एंड डिसेप्शन के जाल को। ठीक है, यानी कि लालच और धोखा में अगर आप पढ़ेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा बुरे तरह से फंस जाएंगे, ये उसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द चंपारण मूवमेंट इन इंडिगो। यानी चंपारण मूवमेंट इन इंडिगो जो था, आंदोलन चलाया गया था चंपारण का, चंपारण आंदोलन जिसको बोलते हैं हम लोग, वो सफल हो गया था। उसकी सफलता का राज क्या था, कौन सी ऐसी मुख्य कारण था जिससे वो सफल हुआ, तो उसका सही आंसर है द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स। यानी कि महात्मा गांधी की लीडरशिप और वहाँ के जो लोकल किसान थे उनका पूरा सपोर्ट मिला था गांधी जी को, इसी कारण से वह मूवमेंट सफल हुआ, सक्सेस हुआ। क्लियर, इसका सही रीजन ये होगा। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 9। ऑप्शन नंबर 9 में बोल रहा है दोस्तों इन पोएट्स एंड पैनकेक्स व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब। यानी कि पोएट्स एंड पैनकेक्स में ऑथर किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, तो उसमें सही आंसर होगा आपका क्या, इसका सही आंसर होगा द ह्यूमर एंड आरोनी ऑफ लाइफ इन द फिल्म इंडस्ट्री। यानी फिल्म इंडस्ट्री में जो ह्यूमर एंड आरोनी ऑफ लाइफ है उसको वो बताने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड लेवल इन थर्ड लेवल। यानी जो जो थर्ड लेवल था ना चैप्टर, उसमें कौन सी चीज़ को सिग्निफिकेंस किया गया है ये थर्ड लेवल के द्वारा, तो उसमें सिग्निफिकेंस किया गया है दोस्तों क्या चीज़ को, वो है ऑप्शन नंबर ए, इट रिप्रेजेंट्स द एस्केप इनटू अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टोलन फ्रॉम द क्रॉप्टर्स पॉच, यानी क्रॉप्टर्स पॉच से कितने पैसे चुराए गए थे। तो ये इसका सही आंसर होगा 30 क्रोनर्स। अब क्रोनर्स जो होता है दोस्तों वो स्वीडन का एक करेंसी है, ठीक है ना। स्वीडन का ये क्या है, करेंसी है दोस्तों। जिस प्रकार से अमेरिका में डॉलर चलता है, इंडिया में रुपये चलता है, उसी प्रकार स्वीडन में क्रोनर्स चलता है। तो 30 क्रोनर्स इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर, वाई वाज द टाइगर किंग सो डिटरमाइंड टू किल 100 टाइगर्स इन द टाइगर किंग, यानी कि जो इन द टाइगर किंग चैप्टर है उसमें जो द टाइगर किंग था, टाइगर किंग वो क्यों डिटरमाइंड था 100 टाइगर्स को मारने के लिए। तो वो था दोस्तों टू फुलफिल अ प्रोफेसी दैट ही वुड डाई एट द हैंड्स ऑफ अ टाइगर। एक ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी की थी कि उस राजा की मृत्यु होगा किससे, टाइगर से। तो उसी को वो गलत साबित करने के लिए, उसी को दिखाने बताने के लिए क्या कर रहे थे, ये डिटरमाइंड हुए थे कि 100 टाइगर को वो अपने जीवन काल में मारेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑथर्स जर्नी इन द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि जो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है इसमें क्या उसका प्राइमरी पर्पस था ऑथर का, ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ऑप्शन नंबर सी ना, टू एक्सपीरियंस लाइफ इन अंटार्कटिका, यानी कि वो जो जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ जो है चैप्टर, उसमें जो ऑथर का मुख्य प्राइमरी पर्पस कर सकते हैं, मुख्य उद्देश्य था, वो था अंटार्कटिका में रहने वाले लोगों के लाइफ को एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना, उनके बारे में जानना समझना, वहाँ के क्लाइमेट को जानना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट वाज द डायलेमा फेस्ड बाय डॉक्टर सदाव इन द एनिमी, जो डॉक्टर सदाव थे द चैप्टर एनिमी में, उनको किस प्रकार के दुविधा को वो फेस कर रहे थे, किस प्रकार के वो डायलेमा फेस कर रहे थे, ये आपको बताना है। तो उनके सामने दुविधा था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, और वो दुविधा ये थी कि वेदर टू सेव द लाइफ ऑफ एन एनिमी सोल्जर डिस्पाइट बीइंग अ वार, ठीक है, यानी कि एट वार, यानी कि जब कोई सोल्जर युद्ध भूमि में हो, युद्ध करने आया हो, और खासकर उस देश से लड़ने आया है जिस देश के निवासी आप हैं, तो बताइए कि आपको उस टाइम क्या करना चाहिए। आपके मन में भी आएगा कि हमारा देश का दुश्मन है, अब हम इसको बचाएं या इसको मार दें, या फिर अपने जो सुप्रीम बॉस हैं, हमारे यहाँ का ऑफिसर हैं, उनको उसके हवाले इसको कर दें, है ना, ऐसी दुविधा आएगी। तो सेम वही दुविधा डॉक्टर सदाव के मन में आया था। आप इसी का एक एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों रामायण से मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आपने अगर कभी रामायण देखा होगा तो उसमें देखे होंगे कि जब लक्ष्मण को कौन सा शक्ति बाण लगता है मेघनाथ के द्वारा, तो जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो उस टाइम हनुमान जी के द्वारा जो लंका से सुसैन वैद्य को लाया जाता है लक्ष्मण की ट्रीटमेंट करने के लिए, उनकी इलाज करने के लिए, तो उस टाइम सुसैन वैद्य के पास भी यही सेम दुविधा थी, क्योंकि राम लक्ष्मण तो लंका के दुश्मन थे उस टाइम, है ना, लंका और लंका नगरी का। तो इसलिए उनके मन में भी ये दुविधा बना हुआ था कि हम अपने देश के दुश्मन का रक्षा करें या फिर नहीं करें, इसे बचा लें या मरने दें, है ना, ये उनके मन में भी दुविधा बना हुआ था। तो उसी प्रकार यहाँ पे डॉक्टर सदाव के मन में भी एक दुविधा थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है क्या, व्हाट इज द की थीम इन ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट जो है चैप्टर, उसका की थीम क्या है दोस्तों। तो उसका की थीम हमारा है ऑप्शन नंबर बी, द इमोशनल एंड फिजिकल चैलेंजेज फेस्ड बाय पीपल विथ डिसेबिलिटीज़, ठीक है, यानी कि जो लोग फिजिकल और किसी भी तरह से जो डिसेबिलिटीज वाले लोग होते हैं उनके लाइफ में इमोशनल एंड फिजिकल चैलेंजेस किस प्रकार से आता है, क्या होता है, उसको ही बताना था उसका की थीम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है दोस्तों, व्हाट डिसीजन डज डॉक्टर सदाव मेक एट द एंड ऑफ द एनिमी, यानी कि जो चैप्टर है द एंड ऑफ द एनिमी, उसके अंत तक डॉक्टर सदाव क्या डिसीजन लेते हैं उसके अंत में, है ना। तो डॉक्टर सदाव ने उसके अंत में यही डिसीजन लिया क्या
कि ही हेल्प्स द एनिमी सोल्जर escape डिसरिगार्डिंग द consequences, यानी उन्होंने एनिमी सोल्जर को बचा लिया। मतलब वो देश के प्रति जो प्रेम भाव था उसको भुलाकर उससे पहले सर्वोपरि के रूप में ये माने कि वो एक डॉक्टर थे। तो डॉक्टर का पहला उद्देश्य होता है कि किसी भी पेशेंट को इलाज करके उसको ठीक कराना, चाहे वो कोई भी हो, है ना। उनके लिए पेशेंट सब इक्वल होते हैं डॉक्टर के लिए। तो यही बात उनको समझ में आया, इसलिए उन्होंने उसको ठीक कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में है दोस्तों, कुछ लाइन दिए हुए हैं पोएम का, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस पोएम के लाइन को पढ़िए, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस, यानी इन पोएम के लाइन को पढ़िए और उसके बाद कुछ क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड जिसको आप आंसर देंगे अभी, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। देखिए बोल रहा है क्या, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट स्टिल विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एज अ स्लीप एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। अब ये जो लाइन दिया हुआ दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये लाइन कौन सी पोएम से लिया गया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम, यानी कि यहाँ पे दिए हुए लाइन कौन से पोएम से लिए गए हैं, आपको आंसर बताना है। तो पहला है कीपिंग क्वाइट, नहीं। माई मदर एट 66, नहीं, ठीक है ना, ये नहीं है, ये भी नहीं है। तो क्या अ ब्यूटी ऑफ थिंग, गुड, ये सही हो गया। अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम से ये लाइन लिया गया दोस्तों, क्योंकि इस पोएम के भी लाइन में देख सकते हैं, यहाँ पे जो लाइन दिया हुआ है इसमें भी लिखा हुआ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो शायद आप अगर पोएम पढ़े होंगे तो आपको यहाँ देखते ही याद आ जाएगा कि ये तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम से लिया गया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज अ जॉय फॉर एवर इन द पोएम। अ जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए जो जॉय है, खुशी है, उसके बारे में क्या डिस्क्राइब किया गया है इस पोएम में। तो उसके बारे में डिस्क्राइब ये किया गया दोस्तों इस पोएम में कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है सो हमेशा, यानी कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है सो हमेशा खुशी देता है, आनंद देता है ना, उसी को, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है, व्हाट फीलिंग्स डज द पोएट एसोसिएट विथ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। मतलब अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है दोस्तों उसके साथ किस प्रकार का फीलिंग्स एसोसिएट होता है, जुड़ता है। तो उसके साथ है दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, स्वीट ड्रीम्स हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, ठीक है, स्वीट ड्रीम्स हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज द पोएट मीन बाय कीपिंग क्वाइट। पोएट जो बोलता है कीपिंग क्वाइट, उसका मतलब क्या है, उसमें क्या पोएट बताना चाहता है, मतलब उसका मीनिंग क्या है। तो उसका मीनिंग है दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रिफ्रेनिंग फ्रॉम स्पीकिंग एंड टेकिंग टाइम फॉर इट्स सेल्फ रिफ्लेक्शन। क्या, सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द सिटी पीपल हु पास बाय द रोड साइड स्टैंड। यानी कि जो स्पीकर है वो क्या सजेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों के बारे में, सिटी पीपल को, जो लोग रोड साइड स्टैंड पे रहते हैं उनके बारे में सिटी पीपल को क्या सजेस्ट करना चाहते हैं। तो उनके बारे में ये बताना चाहते हैं कि जो सिटी पीपल होते हैं क्या होते हैं, दे आर इग्नोरेंट ऑफ द स्ट्रगल ऑफ रूरल लाइफ। वे लोग जो हैं सो रूरल लाइफ के स्ट्रगल को इग्नोर करते हैं। तो उन्हीं के सजेस्ट करना चाहते हैं कि आप इनसे कुछ परचेज कीजिए, खरीदिए, देखिए, और इनके लाइफ में कितनी मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए। ये पोएट समझाना चाहते हैं उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, द स्पीकर्स टोन इन द रोड साइड स्टैंड कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। यानी कि जो स्पीकर्स टोन है वो द रोड साइड स्टैंड में, ये जो इसमें उनका टोन है उसको बताना है कि क्या है टोन। तो उनका टोन है दोस्तों sarcastic एंड बिटर, sarcastic एंड बिटर, थोड़ा ताना मारने वाला है और कड़वा भी है, ठीक है, ताना मारने वाला और कड़वा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब द पीपल एट द एटमोसफेयर एट द थर्ड लेवल। एट द थर्ड लेवल के एटमोसफेयर में जो लोग हैं उनको चार्ली किस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं, कैसे, है ना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दे आर वियरिंग ओल्ड फैशनड क्लोथ्स। वे जो हैं सो ओल्ड फैशनड क्लोथ्स पहने हुए हैं। एंड द स्ट्रीट्स लुक लाइक दे आर
फ्रॉम द 19th सेंचुरी। और जो वहाँ के गलियाँ थे, रास्ते थे, वो ऐसे देखने में लग रहे थे जैसे वो सभी 19th सेंचुरी को हों, ठीक है, 19वीं शताब्दी के। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है हाउ मेनी टाइगर्स डज द महाराजा नीड टू किल टू प्रूव द प्रोफेसी रॉन्ग इन द टाइगर किंग। ठीक है, अब देखो इसी पे एकदम सेम क्वेश्चन ऐसा ही था आपको ऊपर क्वेश्चन नंबर जो भी था 7, 8, 9 में, है ना, ऐसा दिया हुआ था। तो आप अगर ऐसी कुछ चीज़ों को पढ़ोगे तो एक दूसरे पे जुड़ी हुई क्वेश्चन आपको कभी कभी मिल सकता है। वहाँ पे भी दिया हुआ था, इसका सही आंसर होगा 100, है ना। वहाँ पे दिया हुआ था ना कि 100 टाइगर को क्यों मारना चाहते थे वो। यहाँ पे वही चीज़ है कि वो कितने टाइगर मारना चाहते थे भैया, 100 टाइगर। क्लियर, इसका सही आंसर हो गया 100 टाइगर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। हु आर द टू मेन कैरेक्टर्स इन ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट में दो मुख्य कैरेक्टर कौन कौन है, तो सही आंसर होगा दोस्तों डेरी एंड मिस्टर लैम्ब। उसमें मदर भी है मेन कैरेक्टर, बट थोड़ा बहुत ज़्यादा मेन के रूप में नहीं माना जाएगा। अगर मेन कैरेक्टर पूछा जाए तो डेरी एंड मिस्टर लैम्ब को ही आप मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। What advices does Mr. Lamb give to Derry about life in on the face of it? On the face of it में जो है तो मिस्टर लैम्ब, है ना, कौन सी एडवाइस देते हैं किसको, डेरी को, वो भी जीवन के बारे में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। ही शुड इग्नोर द ओपिनियंस ऑफ द अदर्स एंड फोकस ऑन द ब्यूटी ऑफ लाइफ। यानी कि दूसरों का जो ओपिनियन है उस ओपिनियन को आप इग्नोर कीजिए और ब्यूटी ऑफ लाइफ पर फोकस कीजिए। क्लियर, ये बताना चाहते हैं। यानी कौन क्या कहता है उसको मत सुनो, आप अपने लाइफ के ब्यूटी पे फोकस कीजिए, अपने लाइफ के बारे में सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए। व्हाट हैपेंस टू द महाराजाज लेगेसी आफ्टर हिज डेथ इन द टाइगर किंग। ये जो टाइगर किंग था चैप्टर, उसमें उस महाराजा के डेथ के बाद क्या होता है दोस्तों, तो उनके डेथ के बाद उस राज्य में, है ना, उस राज्य में क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, द टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीजेज एंड फ्लोरिसेस। जो बाघ थे उनकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगा, फलने फूलने लगा, ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाई डिड जितकला हाइड हर सेल्फ। जितकला अपने आप को क्यों छुपाती है, तो इसका सही आंसर दोस्तों टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कटिंग हर हेयर। लोगों को जो उसके बाल काटना चाहते थे उससे वो लोगों को रोकना चाहती थी, अपने आप को बचाना चाहती थी, इसीलिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है व्हाट हैड हर्ट बामा इन द सोसाइटी। मतलब बामा को सोसाइटी में कौन सी चीज़ थी ऐसी जो उसको हर्ट करता था, उसको चोट पहुंचाता था, तो वह था दोस्तों सही आंसर इसका होगा प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत की जो हमारे समाज में प्रचलन था वही उसको ज़्यादा परेशान करता था ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, और यही आपका आखिरी क्वेश्चन होगा क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट डज द स्टोरी ऑफ द टाइगर किंग सजेस्ट अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड प्राइड। मतलब जो पावर एंड प्राइड जो है दोस्तों, इन दोनों के बीच में किस प्रकार के रिलेशनशिप है जिसको द टाइगर किंग ने सजेस्ट किया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, प्राइड लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन व्हेन अब्यूज्ड। मतलब प्राइड जो है अगर आपके जहन में, आपके दिमाग में बैठ गया तो वो हो सकता है आपका खुद का विनाशकारी बन जाए आपके लिए ना, आपका खुद का विनाश करा दे। तो ये थी कंप्लीट 30 क्वेश्चंस दोस्तों जो हम लोगों ने अभी सॉल्व करने की कोशिश की, डिस्कशन किया। आशा करता हूँ आप सभी को ये बिल्कुल पसंद आया हो, समझ में आई हो बात। अगर सभी चीज़ें समझ में आया और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना दोस्तों। और इसके साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे, उसका लिंक हमारे इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी जाके पा सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहीं पे आपको ये जो जिस पीडीएफ से मैंने आपको भी सॉल्व कराया मॉडल सेट का, ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएगी। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते दोस्तों। इसके अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ।
ठीक है। और आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार है दोस्तों, नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि हमारे चैनल पे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, फिर मिलता है ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट।